नमस्कार, मैं सीए सारांश बंसल आप सभी का स्वागत करता हूं टैक्स पर चर्चा में, जहां हम कोशिश करते हैं आपके लिए टैक्स और फाइनेंस को आसान बनाना। आइए शुरू करते हैं आज की टैक्स पर चर्चा। तो आज का हमारा मुद्दा है सैलरीड आईटीआर ब्लंडर। मतलब जब सैलरीड एम्प्लॉयज अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो उस समय वो क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, और आज के टाइम में गलतियों का सिर्फ एक ही कारण बना हुआ है और वो है रिफंड लेना। आज सब में एक होड़ हो गई है कि मेरा जो टीडीएस कटा है उसका कैसे ज्यादा से ज्यादा रिफंड लूं। देखिए, रिफंड लेना गलत नहीं है, बट रिफंड को गलत तरीके से लेना गलत है। हमें टैक्स प्लानिंग करनी है, टैक्स इवेजन नहीं करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ यही समझाना चाहता हूं कि मार्केट में क्या क्या गलत प्रैक्टिसेस चल रही हैं और उनको सही तरीके से करने का क्या तरीका होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो सबसे पहली गलती और सबसे बड़ी गलती जिस एरिया में होती है वो है HRA, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस। ये होता क्या है? हाउस रेंट अलाउंस का मतलब आपको एक अलाउंस दिया जा रहा है घर का रेंट पे करने के लिए। अब सरकार ने बोला कि अगर आप घर का रेंट पे करते हैं एक्चुअल में, तो आप इस अलाउंस के अगेंस्ट डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बट ये नहीं कि जितना रेंट पे किया सारा का सारा डिडक्शन मिल जाएगा। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ये 3 पैरामीटर्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, और इन तीनों में से जो सबसे छोटी अमाउंट होती है वो हमें डिडक्शन के रूप में मिलती है। अब क्या होते हैं पैरामीटर्स? पहला पैरामीटर है 40 या 50% ऑफ सैलरी। यहां सैलरी का मतलब है बेसिक डीए एंड टर्नओवर कमीशन, और कुछ नहीं आता है। तो सैलरी का 40% लेंगे या 50%। अगर आप रहते हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता तो आप लेंगे 50%, वरना आप लेंगे 40%। ये हो गया पहला पैरामीटर। दूसरा है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, मतलब कितना आपको एक्चुअल में एचआरए रिसीव हुआ है। और थर्ड है कितना रेंट पे किया, उसमें से 10% ऑफ दी सैलरी को माइनस कर देना है। तो इन तीनों में से जो सबसे छोटी अमाउंट आएगी उतने का आपको डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। अब गलती कहां हो रही है? गलती हो रही है ये लास्ट वाले पैरामीटर में, दैट इज रेंट पेड वाले में। सारी गड़बड़ियां यहीं से शुरू हैं। तो रेंट में गलती कहां हो रही है? पहली गलती कि जितना हमारा रेंट है हम उससे ज्यादा दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि मेरा एचआरए ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा 40,000 का एचआरए है, बट जहां पे मैं रहता हूं वहां पे रेंट में मात्र 10,000 का देता हूं, बट डिडक्शन तो मुझे ज्यादा क्लेम करनी है। उसके चक्कर में क्या करूंगा, मैं रेंट भी पूरा 40,000 दिखा दूंगा। ये पहली गलती। दूसरी, आज के टाइम में मैक्सिमम लोग जो हैं वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो या तो वो अपने घर पे रहते हैं या किसी रिलेटिव के घर पे रहते हैं। तो यहां पे कैसे डिडक्शन क्लेम किया जाए? तो वहां पर एग्रीमेंट बना देंगे अपने रिलेटिव के नाम पर और उनको रेंट शो कर कर डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। और ये वो पॉइंट है जहां पे सरकार ने पिछले साल हजारों नोटिस इशू करे और लोगों पे पेनल्टीज लगाई हैं। तो अभी हमने सीखा कि मार्केट में क्या गलत प्रैक्टिस चल रही है, या फिर बोलूं टैक्स इवेजन चल रहा है। अब हम जाते हैं कि एचआरए का सही टैक्स प्लानिंग का तरीका क्या है। देखिए, आप भले ही अपने किसी रिलेटिव के यहां रह रहे हो या फिर किसी आउटसाइडर के रह रहे हो, मेन आपको यह प्रूफ करना होता है कि आपने एक्चुअल में रेंट पे किया है। तो उसके लिए आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने पास रेडी करने पड़ेंगे। पहला, कि आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया हो और एग्रीमेंट में वही जेन्युइन अमाउंट हो जो आपने एक्चुअल में उस इंसान को पे करी है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो आउटसाइडर है या फिर रिलेटिव है, बस अमाउंट जेन्युइन होनी चाहिए जो आपने उसे पे करी है। दूसरी, जो आप पेमेंट करेंगे वो बैंक टू बैंक करेंगे, कैश में नहीं करेंगे। कैश को प्रूफ करना नामुमकिन होता है, और रिलेटिव के केस में अगर कैश में पे किया तब तो श्योरली सरकार जो है उसे मना कर देगी। तीसरा, जिसको आप पे कर रहे हो, आउटसाइडर या रिलेटिव, उसको अपनी आईटीआर में भी उस रेंटल इनकम को शो करना पड़ेगा और उस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये था एचआरए का सही तरीका। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली गलती की ओर, और वो है एलटीए की। एलटीए का मतलब लीव ट्रैवल अलाउंस, मतलब एक अलाउंस जो दिया जा रहा है घूमने फिरने के लिए। अब यहां पे क्या मिस्टेक हो रही है? यहां पे ये मिस्टेक हो रही है कि घूमने में जो आपका रहने का खर्चा, खाने का खर्चा और घूमने का खर्चा है, आप तीनों क्लेम कर दे रहे हैं। बट ऐसा सरकार ने अलाउ नहीं किया हुआ है। सरकार ने बोला है आप सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग का खर्चा क्लेम कर सकते हैं और किसी चीज का खर्चा क्लेम नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ याद रखिएगा, बिल रखना जरूरी है। हाँ, एक पॉइंट और, कि बिल जो है आईटीआर के समय कहीं अपलोड नहीं करना है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रिकॉर्ड्स के लिए रखना है, जिससे कि कभी अगर आपका केस खुलता है तो आप उसे प्रूफ कर सको कि हाँ जी मैंने खर्चा पे करा है। ये इसमें कई सारे लोगों को दिक्कत रहती है, वो सोचते हैं कि आईटीआर के समय अपलोड करना है, तब अपलोड नहीं करना होता है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट गलती। इसमें नेक्स्ट गलती क्या है कि आप हर साल ही एलटीए क्लेम कर दे रहे हो। यहां पे एम्प्लॉयर तो आपको हर साल एलटीए देगा, बट आप हर साल जो है एलटीए का खर्चा क्लेम नहीं कर सकते। घूमने फिरने के लिए मनाही नहीं की गई, आप जाओ हर साल घूमने, बट उस घूमने का खर्चा 4 साल में सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही अलाउ किया जाएगा। और करंटली वो 4 साल का ब्लॉक कौन सा चल रहा है? 2022 से 2025 का। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी गलती की ओर, और वो है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। मतलब कि आपने घर खरीदने के लिए जो लोन लिया था उसके ऊपर का ब्याज आपको खर्चे के रूप में अलाउड होगा। अब इसमें क्या हो रहा है? गलती ये हो रही है कि लोग सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट पे फोकस कर रहे हैं। ये सोच ही नहीं रहे हैं कि वो जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ हाउसिंग लोन वाला अलाउड है, वो बाकी किसी लोन का अलाउड नहीं है। बट लोग तो क्या कर रहे हैं अपना टैक्स बचाने के लिए कि भैया कार का लोन हो तो उसका क्लेम ले लो, पर्सनल लोन का ब्याज हो तो उसका क्लेम ले लो, जो गलत है। सही क्या है? आपको सिर्फ और सिर्फ उसी ब्याज का डिडक्शन लेना है जो आपने अपने हाउसिंग लोन पे किया है। और एक और चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये डिडक्शन क्लेम करेंगे बैंक से एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जरूर ले लीजिएगा, वही सेफगार्ड के लिए। बाद में नोटिस आएगा तो आपको ये प्रूफ करने के काम आएगा। अब दूसरी गलती क्या होती है? दूसरी गलती इसके अंदर यह होती है कि अगर मेरा लोन जो है को बोरोड है, ज्यादातर हाउसिंग लोन होते हैं को बोरोड है, और ज्यादातर ये किसके बीच में होगा? हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में। पंगा कहां पे आता है? पंगा वहां पे आता है जहां पे हस्बैंड जो है वो सैलरीड है और जो वाइफ है वो हाउसवाइफ है। अब मान लीजिए हमने जो ब्याज पे करा साल भर का 1 लाख का पे करा, और दोनों के नाम पे 50-50% का लोन है, तो ब्याज भी आधा आधा बटेगा। तो माना जाएगा कि हस्बैंड ने 50,000 का ब्याज दिया और वाइफ ने भी कितने का दिया? 50,000 का। अब उसे डिडक्शन कितनी अलाउड होगी? उसको डिडक्शन अलाउड होगी मात्र 50,000 की। बट उस हस्बैंड को तो अपना पूरा टैक्स बचाना है, तो कितना क्लेम कर लेगा? 1 लाख, जो गलत है। अब यहां पे टैक्स प्लानिंग क्या हो सकती है? यहां पे टैक्स प्लानिंग ये हो सकती है कि जो लोन है, आप ध्यान रखो कि अगर आपका और कोई अर्निंग मेंबर नहीं है तो सारा का सारा लोन आपको अपने नाम पर ही लेना है, जिससे कि कंप्लीट इंटरेस्ट जो है आप ही क्लेम कर सको और ना कोई दिक्कत हो कि आगे नोटिस आएगा तो कैसे दिखाना है। वो आपके लिए अलाउड है और आप उसे क्लेम कर सकते हो। तो इसके साथ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन भी हमें समझ आता है। अब आते हैं चौथी गलती की ओर, वो है अदर अलाउंसेस की। अब ये कौन से अलाउंसेस की बात हो रही है? ये वो अलाउंसेस हैं जो आपको ऑफिशियल ड्यूटी को पूरा करने के लिए दी जाती हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, ये सारे अलाउंसेस। तो इन अलाउंसेस का क्या बेनिफिट होता है कि अगर इसके अगेंस्ट आपने एक्चुअल में खर्चा पे करा है तो आपको डिडक्शन अलाउ कर दी जाएगी। अब यहां गलती क्या है? गलती यह है कि बस अलाउंस का नाम देखा, ये चेक नहीं करा कि मेरे पास इसके बिल हैं या नहीं है, या फिर मैंने एक्चुअल में ये खर्चा दिया है या फिर नहीं दिया है। हम लोग डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, ये भी गलत है। बिना बिल के खर्चा आपको क्लेम नहीं करना। यहां पे क्या किया जा सकता है? क्या टैक्स प्लानिंग की जा सकती है? यहां पे ये टैक्स प्लानिंग की जा सकती है कि आप अपने पे स्लिप में वही अलाउंसेस कराइए जिसका आप एक्चुअल में खर्चा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रोफेशनल अपडेशन के लिए डेली क्लासेस लेते रहते हैं या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोर्सेज लेते रहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? उनकी पेमेंट तो हो रही है, उनके बिल्स आपके पास हैं, तो आप अपने में कौन सा अलाउंस डलवाइए? ये रिसर्च अलाउंस डलवाइए, क्योंकि रिसर्च अलाउंस का काम ही यह है कि आप अपने एम्प्लॉय को अच्छी सर्विस दे सके, उसके लिए प्रोफेशनली अपडेट रह रहे हैं, तो उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसे ही अलाउंसेस आपको अपनी पे स्लिप में डलवाने हैं जिसका आप एक्चुअल में खर्चा कर रहे हैं और वो प्योरली लीगल है। तो ये आपको शायद समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने आखिरी मिस्टेक की ओर, और जो है चैप्टर 6A की डिडक्शंस। इसमें आती हैं सबकी फेवरेट एटीसी, एटीडी। एटीसी का 1.5 लाख, एटीडी का 25,000 डालो और रिफंड ले लो। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। आपको डिडक्शन क्लेम करने से पहले चेक करना है कि आपने LIC इतनी भरी है या नहीं भरी है, आपने इतना यूलिप लिया है या फिर नहीं लिया है, आपने क्या टैक्स सेविंग FDs इसमें इस लायक करी हैं या फिर नहीं करी हैं। ATD में चेक करना है कि आपने क्या इतना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है या फिर नहीं भरा है, तभी ये करिएगा, वरना नहीं करिएगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, आज के टाइम में सब कुछ डिजिटल है और सरकार के लिए ये दोनों को ट्रैक करना बहुत आसान हो चुका है, तो इसमें गलती करने का मत सोचिएगा। तो इसमें 2 डिडक्शन और होते हैं जिसका लोग बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं, वो है सेक्शन 80DD और सेक्शन 80DDP। अब सेक्शन 80DD क्या होता है?
सेक्शन 80DD होता है मेडिकल ट्रीटमेंट किसी डिपेंडेंट रिलेटिव का जो हैंडीकैप्ड है। अब कितना अलाउड होता है इसमें? अगर डिसेबिलिटी जो है 40 से 80% के बीच में होती है वो 75,000, अगर 80% से ज्यादा होती है तो 1,25,000 अलाउड होता है। तो लोग तो क्या कर रहे हैं, सीधा 75 125 डाल दे रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता है कि ये क्लेम करने के लिए डॉक्टर का एक प्रॉपर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तभी आप इसे क्लेम कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। वो लोग सीधा 75 या 125 डाल के खत्म कर दे रहे हैं, और वो ये भी नहीं देख रहे कि उनके रिलेटिव का जो रेशियो है डिसेबिलिटी का वो 40 से नीचे तो नहीं है, क्योंकि अगर 40 से नीचे है तो इसमें डिडक्शन अलाउड नहीं है। अगला सेक्शन होता है आपका 80DD-B। इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट अलाउड है कुछ स्पेसिफाइड डिजीज का। सारी डिजीज इसमें नहीं आएंगी, बड़ी डिजीजेस इसमें आती हैं, और उसमें भी प्रॉपर डॉक्टर का सर्टिफिकेशन अगर होगा तभी आप ये डिडक्शन ले सकते हैं, वरना आप डिडक्शन नहीं ले सकते। डिडक्शन कितनी है? 40 और 1 लाख, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन। तो ये थी 5 वो बड़ी मिस्टेक्स जो आजकल मैक्सिमम लोग अपनी आईटीआर में कर रहे हैं। तो आखिरी में बस मैं आपको यही समझाना चाहूंगा कि बिल्कुल टैक्स बचाइए, बिल्कुल रिफंड लीजिए, बट टैक्स इवेजन नहीं करना है। हमें क्या करनी है? टैक्स प्लानिंग करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या फिर इसमें से कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सैलरी वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।